नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है राहुल सूदन वैली पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं पंजाब के एक लीडिंग फाउंडर हैं एक कंपनी के जिसका नाम है एफिलिजेंस एरा। सुबोध भाई जो इनके फाउंडर हैं करीबन 25 साल से इस इंडस्ट्री में हैं। एक बहुत बड़ा टेन्योर, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस लेके वो एक कंपनी को लीड करते हैं। आज उनसे समझेंगे बदलते रूप के बारे में। 1990 का एक दशक था, 2000 का एक दशक आया, आज एक ऐसा दशक है जहां पे चीजें बदलती जा रही हैं। कैसे वो अपने डायरेक्ट सेलर्स को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, उनको कैसे एजुकेशन में हेल्प करते हैं और कैसे हेल्प करते हैं उन लोगों का करियर बनाने में। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप अपना करियर, अपना टीम को बड़ा कर सकते हैं, तो बने रहिए इस पॉडकास्ट में। लेकिन शुरुआत में पहला क्वेश्चन करेंगे, सर वेलकम टू द शो। ये नाम कैसे पड़ा? नमस्ते। थैंक यू सो मच राहुल सर, हमें यहाँ पर बुलाने के लिए। तो वैसे तो ये जर्नी आपके ही पदचिन्हों पर शुरू हुई है। लगभग 24-25 साल पहले आप ही को स्टेज पर देखा था, तो तब से ही हम लोग इस इंडस्ट्री के लिए सीरियस हुए। एफिलिजेंस एरा एवोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इसका जन्म 6 दिसंबर 2020 में कोरोना टाइम में हुआ था। एफिलिजेंस जिसका मतलब होता है स्पिरिचुअल ऑरा, एरा जो एक नए युग की शुरुआत है, और एवोल्यूशन का मतलब है प्रोसेस। तो एक आम आदमी के नए युग के लिए एक स्पिरिचुअल ऑरा की तरह उसके प्रोसेस की जर्नी को हम एफिलिजेंस एरा में देखते हैं। क्या बात है, बहुत ही यूनिक और बहुत बढ़िया नाम है। 6 दिसंबर देखा भी जाए तो बहुत बड़ा दिन है हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में। आई थिंक बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन भी उसी दिन मनाया जाता है। तो आपने उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए एक नई चीज के, एक नई मुहिम की शुरुआत करी। चलिए बात करते हैं सर कि अब जब आप 2000 के दशक में थे, जब ये कहा जाता था कि अगर किसी को बिजनेस प्लान भी दिखाना है तो उसको 200 किलोमीटर दूर से भी आना पड़ेगा। आप कंपनी में किसी को प्लान नहीं दिखा सकते थे, आप उसे प्रोडक्ट नहीं दिखा सकते थे, बता नहीं सकते थे। जबकि आज का टाइम है आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके चैट कर लेते हैं। कैसे रही ये जर्नी सर, कुछ बताइए इसके बारे में। शुरुआत में ये जरूर मुश्किल था सर, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि लोगों को किस तरह से इस इंडस्ट्री के बारे में गाइड किया जाए। लोग उस वक्त जब इस इंडस्ट्री के बारे में देखते थे तो ये इस बात के लिए विश्वास ही नहीं करते थे ये बिजनेस है। बहुत साल लगे हमें भी और आपको भी इस इंडस्ट्री को सचमुच में इंडस्ट्री की पहचान देने में। तो जैसे जैसे समय बीता, लोग इसके अंदर आकर जब अपना भविष्य देख पाए और साथ साथ बड़ी अचीवमेंट के साथ सेम उसी तरह से लोगों ने जिस तरह से पुरानी ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर अपने आप को एस्टेब्लिश किया, इसमें भी एस्टेब्लिश किया। और शायद इसीलिए भारत सरकार ने इसके प्रति गंभीर संज्ञान लेकर उन्होंने इसके ऊपर विचार किया और इसको एक इंडस्ट्री के रूप में दर्जा दिया। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से लोग इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को फिट कर रहे हैं, इसके अंदर अपनी आने वाले टाइम में थोड़ी सी उम्मीद देख रहे हैं, तो ये शायद वो वैसी इंडस्ट्री जो आउट ऑफ इंडिया में दिख रही है जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस होता है। तो नो डाउट हमारे इंडिया में इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। बहुत बढ़िया, जैसे सुबोध जी ने कहा कि इसका भविष्य बहुत बड़ा उज्जवल है। अब डायरेक्ट सेलर के भविष्य को उज्जवल करने के लिए कहा जाता है कि उसको 2-3 चीजों की बड़ी जरूरत है। उसको एक सिस्टम चाहिए, एक उसको ट्रेनिंग चाहिए, फिर उसको एक एजुकेशन सिस्टम चाहिए। कैसे एजुकेशन सिस्टम चलाते हैं, डायरेक्ट सेलर को हेल्प कैसे करते हैं? एक नया इंसान आता है सिस्टम के अंदर, तब तो बहुत जोश होता है, फिर कुछ टाइम के बाद उसका जोश ठंडा हो जाता है। फिर वही इंडस्ट्री जो उसको अच्छी लगने लगती है, वही इंडस्ट्री उसको बुरी लगने लग जाती है। तो कैसे मैनेज करते हैं किसी का लाने को और उसे रिटेन करने को सिस्टम में? बहुत ही अच्छा सवाल है सर। जब हमारे कई जगहों पर डायरेक्ट सेलर को अपने किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाने के ऊपर ऐसा महसूस होता है कि मैं क्विक इनकम जनरेट करने के लिए किसी को भी जो मर्जी शब्द लेके आ जाऊं, तो डेफिनेटली थोड़ी दिनों के बाद उसके साथ ये महसूस होना जरूरी है कि वो इस इंडस्ट्री को जल्दी से छोड़ देंगे या ऊब जाएंगे, क्योंकि वैसे मनमाफिक रिजल्ट नहीं आएंगे जैसे वो सोचते हैं। मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ एक चीज देखी है कि ये फिल्मों की तरह लव एट फर्स्ट साइट जैसा नहीं है। क्या बात। लव एट फर्स्ट साइट फिल्मों में अच्छी लगती है, और
मुझे लगता है कि वहां पर क्या है कि दोनों ऑपोजिट लोगों ने एक दूसरे को देखा, दिल में थोड़ा सा सिंक हुआ और ऐसा लगा प्यार हो गया। ये वो नहीं है। इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ अलग है। अगर हम लव एट फर्स्ट साइट में देखें कि दो लोग अगर मिलने के बाद दोबारा ना मिले तो ये सिर्फ आकर्षण रह जाएगा, और अगर मिले ही ना तो ये प्यार नहीं बन पाएगा। लेकिन वही दो लोग अगर 2-3 महीने तक अपनी डिस्कशन करें तो मैं मानता हूं कि वो जो अट्रैक्शन है धीरे धीरे एक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर चली जाती है। अगर 6-8 महीने और ऐसे मिलते रहें तो उनके विचार आपस में मिलने शुरू हो जाते हैं, और जब विचार उस लेवल तक पहुंच जाए, अंडरस्टैंडिंग उस लेवल पर पहुंच जाए कि लोगों को लगने लगे इन दोनों को कि हाँ अपना भविष्य हो सकता है, तो अगले 1-1.5 साल के अंदर वो पागलपन में बदल जाता है। और वो पागलपन फिर चाहे समाज हो, फिर चाहे धर्म अड़चन में हो, फिर या तो वो एक होंगे या वो एक साथ चले जाएंगे। इस इंडस्ट्री के अंदर भी जो लोग शुरुआत में इस बिजनेस के अंदर आते हैं, उनको जब दिखता है कि अच्छा इतने पैसे आ सकते हैं, इस तरह से स्टेज के ऊपर बड़ी लाइमलाइट मिल सकती है, तो ये अट्रैक्शन है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आते ही उनके अंदर लाखों करोड़ों आ जाएगा। वो जो नया डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर अगले 2-3 महीने तक अपने विचारों को इंडस्ट्री के साथ, अपने सिस्टम के साथ मिला ले, तो शायद उसके अंदर ये ठहरा वजह हाँ यहां पर कुछ हो सकता है। वही वाला शख्स अगले 6-8 महीने तक अगर उस सिस्टम के साथ लगातार उसकी एजुकेशन या उनके काम करने के भाव को पकड़ना शुरू कर दे, तो उसके अंदर ये बात आ जाए कि यहाँ मेरे लिए जीवन के लिए कुछ है, और अगले 1-1.5 साल के अंदर वो अगर लगातार इसमें रहे तो हम फिर बोलते हैं वो पागलपन आ जाता है। ये एक जर्नी है, इसीलिए इसका नाम एवोल्यूशन यानी कि प्रोसेस रखा गया, कि बिना प्रोसेस के कोई भी इंसान किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे वो हमारी नेटवर्किंग की है या कोई भी इंडस्ट्री, बिना समय बिताए किसी भी इंडस्ट्री को ना तो समझा जा सकता है, ना ही उसमें से अपने मन मुताबिक रिजल्ट लिए जा सकते हैं। तो जब हमारे पास कोई डिस्ट्रीब्यूटर आता है, हम उसकी मनोविज्ञान को समझते हैं, वो सोचता कैसे है, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है, यहाँ पर किसी की इंटरव्यू नहीं होती। जब किसी की इंटरव्यू नहीं होती तो एज इट इज बिजनेस प्लान शो होकर, थोड़े से सवाल जवाब होकर वो अपने प्रोडक्ट लेकर इसमें एंटर हो जाता है। अपनी पुरानी जिंदगी में जो वो जिस तरह से बना हुआ है, वो उसी भाव के साथ इसमें एंटर होता है, जबकि यहाँ के प्रोसेस की, वर्किंग की जो स्टाइल है वो अलग है। तो जब तक पुरानी जिंदगी का जो उसके अंदर भरा हुआ है उसको धीरे धीरे हटाते नहीं है, तब तक वो इस इंडस्ट्री को सीरियसली लेता नहीं। पर आजकल के टाइम में आप कह रहे हैं कि 2-3 महीने का टाइम चाहिए, और पहली नजर का प्यार, फिर 2-3 महीने की डेटिंग का पीरियड कहें कि कोई रिश्ते को परवान चढ़ाने के लिए चाहिए। पर आजकल की दुनिया में तो व्हाट्सएप चाहिए, जहाँ पे तो कहते हैं कि लड़ाई हो तो बंदा ब्लॉक कर देता है किसी को, वो तो मिलना भी बंद कर देता है। तो इन आज के दौरान में रिश्ता कैसे रखें? अब तो बहुत फास्ट वाला गेम हो गया सर। देखिए सर, ऐसा है कि व्हाट्सएप का ज्ञान बहुत ज्यादा हो गया, लोग बहुत ज्यादा ज्ञानवान है, और कोई भी शख्स ऐसा नहीं है कि जो ये सोचे कि मैं आपसे कम हूं। कोई भी बुक अगर बहुत बढ़िया हो जाए और पता चले कि रातों रात उसकी बिक्री इतनी हो गई, सोल्ड आउट हो गई, एक दूसरे को व्हाट्सएप पे वो वाला स्पेशल ज्ञान देने के लिए सब तैयार है, अपनाने के लिए कोई नहीं है। जब तक लोग वही वाला मैसेज जो किसी को फॉरवर्ड किया है या वही वाला ज्ञान जो किसी को दिया अपने ऊपर उस प्रोसेस में नहीं लेके आते, तो तब तक वो इंसान किसी भी इंडस्ट्री में कामयाब नहीं होगा। बहुत बढ़िया बात आपने कही कि ज्ञान तो बहुत बट रहा है, लेकिन उसका डिसिप्लिन चाहिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और डेडिकेशन चाहिए कि आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। और सही बात है, आज की डेट में मेरे ख्याल से ज्ञान से ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत है। शायद हमारे टाइम में कहीं 20-25 साल पुराने तो ज्ञान की कमी थी, आजकल ज्ञान बहुत है लेकिन डिसिप्लिन की कमी है। आइए कुछ चीजें नेगेटिव पे बात करते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में एक बड़ा नेगेटिव चीज आती है जो क्रिप्टो करेंसी का इम्पैक्ट आता है, और एक ऐसी नेगेटिविटी है जिसने सारी इंडस्ट्री को कभी तंग करता है, हिलाता है या परेशान करता है। और कहते हैं कि पंजाब में तो इसको बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है इस नेगेटिव चीज का। आपने कैसे झेला, अपनी टीम को कैसे बचाया, कैसे गाइड किया इस चीज के लिए आपने? डेफिनेटली सर, ये एक बड़ा डेंजरस सिनेरियो है, क्योंकि क्विक मनी स्कीम जो है वो लोगों के दिमाग पर इम्पैक्ट डालती है। लोगों की जो इच्छाएं हैं या लोगों की जो जरूरतें या उसके बाद सपने हैं वो इतने बढ़ चुके हैं जिसकी वजह से ये चीज इम्पैक्ट करेगी। पुरानी जिंदगी के अंदर लोग
जो हासिल करना चाहते हैं जब नहीं हासिल होता तो उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि एक बार ट्राई करके देखते हैं। हमारे दौर से ये चीज आती रही, लेकिन जब तक किसी इंडस्ट्री के अंदर उनके एथिक्स ना होंगे तब तक किसी को भी इस इंडस्ट्री में जो वह एंटर होगा उसके जाने का, एग्जिट होने का रास्ता आसान है। ऐसा नहीं कि लोगों ने एंटर करके स्वाद नहीं चखा होगा, लेकिन जब कुछ ही देर में उनको ये एहसास हुआ कि इस इंडस्ट्री के अंदर क्रिप्टो या दूसरे में कुछ नहीं रखा, तो उनकी ऑटोमेटिकली वापसियां हुई हैं। तो एक बार जब कोई इंसान इस तरह के हालात चेक करके आ जाता है तो उसके इस इंडस्ट्री में टिकने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसको ये पता चल जाता है कि वहां पर पैसे के साथ रिस्पेक्ट भी चली जाती है। वो एक रिस्पेक्ट के लिए, अपनी फैमिली के लिए जो करना चाहता है, वो इकलौती ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जिसके अंदर वो इंसान सारी उम्र के लिए अपने और अपने परिवार के भविष्य के लिए शानदार जिंदगी जी सकता है। और ऐसा नहीं होता कि लीडर्स के आने जाने से और टीम खराब होती है? क्योंकि आप तो चलो उनमें से रहे जिन्होंने 20 साल का करियर है आपका, एक विजन के साथ आपने काम किया, बट सारे ऐसे नहीं करते। तो अब इधर से उधर गए, उधर से इधर आए, तो ऐसे टीम हिलती नहीं है क्या? इसे कैसे मैनेज करते हैं? फॉर्चुनेटली जब से हम इस इंडस्ट्री में हैं, जिन लोगों के साथ भी हमने काम किया, विद द ग्रेस ऑफ गॉड, हमने आज तक एक भी कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कभी भी इस इंडस्ट्री को छोड़कर क्रिप्टो में गया हो। क्या बात। जिन लोगों के साथ हमने शुरू किया था काम, वो अपनी किसी प्रॉब्लम की वजह से शायद इस इंडस्ट्री से थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले गए, लेकिन एक भी शख्स ऐसा नहीं निकला जो यहां से क्रिप्टो में शिफ्ट हुआ हो। तो ये वाला हमें इम्पैक्ट झेलने को नहीं मिला, लेकिन डेफिनेटली जब दूसरे लोग जाते हैं तो उनका कहीं ना कहीं असर एक दूसरे को देखकर, मीडिया के ऊपर देखकर लोगों के ऊपर होता है। तो हम वही बात बोल रहे हैं, जब तक हमारे संस्कार यानी कि हमारा सिस्टम लोगों के जहन में रहेगा तो वो किसी भी दूसरी जगह जहां पर अपने एथिक्स के हटकर काम करना पड़े, वो जाने से गुरेज परहेज करेंगे। क्या बात। चलिए, ये तो बात थी सुबोध जी इंडस्ट्री के बारे में, आपके रोल के बारे में। आप कुछ पर्सनल चीजें पूछते हैं, आपके बारे में जानना चाहेंगे। आप तो बहुत लोगों के रोल मॉडल हैं, आप बहुत लोगों को सिखाते भी हैं, और आपका जो ट्रेनिंग सिस्टम है काफी फेमस भी है आज की डेट में। सुबोध जी किसको फॉलो करते हैं सीखने के लिए? कौन से कोई पॉडकास्ट चैनल हैं या कौन सी बुक्स हैं जो पढ़ते हैं सीखने के लिए? ओके, सीरियसली बोले तो मैं बहुत कम हूँ मीडिया के ऊपर देखने के लिए। यूट्यूब में नहीं देख पाता हूँ। मैं बुक्स को, थोड़ा सा धार्मिक बुक्स को जरूर पढ़ लेता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मुझे किसी को फॉलो करके उनकी चीजों को चुरा कर फिर बोलना है। मेरे खुद की जो जर्नी रही है वो लाइफ के ऊपर रही है। मैं बहुत टाइम से लाइफ को ही सोचता हूँ कि लोग किस तरह से अपने आप को महसूस करते हैं, इस सिचुएशन में जब पड़ जाते हैं तो वो कैसा महसूस करते हैं, जिस वजह से इतने लंबे सालों में मैं ये समझ पाया कि लोगों का मनोविज्ञान कैसा है। इसी वजह से जब लोग विचलित होते हैं, जब लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, मैं उनको समझ पाता हूँ कि ये इस सिचुएशन की वजह से डिस्टर्ब है। अगर उनकी वो सिचुएशन को थोड़ा सा ठीक कर दे तो फिर से वो ट्रैक पे आ सकते हैं। तो शायद इस वजह से ये लोगों के जहन में जो चल रहा होता है वो हम समझकर उनको उसी दिशा में हल देकर बड़े आराम से हम हैंडल कर पाते हैं। ये बहुत बढ़िया बात करी सुबोध जी आपने, क्योंकि आज की जनरेशन में ऐसे लोग मिलना बड़ा मुश्किल है कि जो पढ़ते नहीं हैं या ये समझें वो ज्ञान को हर जगह ढूंढते रहते हैं। बट आपने शायद लाइफ की फिलॉसफी बड़ी सिंप्लीफाई कर दी कि अगर किसी इंसान की प्रॉब्लम है तो वो मेंटली या उसके दिमाग में होगी या स्पिरिचुअली प्रॉब्लम होगी, तो सोच के उसके जूतों में पैर रख के, जिसे कहा जाता है कि उसके जूतों में कदम रख के हमने सोचा और आप उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये बड़ा नई चीज है सुनने में, और ये बड़े टाइम बाद किसी के यहाँ से सुनने को मौका मिली। तो ये, और इसके अलावा क्या शौक रखते हैं? क्या गेम्स खेलते हैं? क्या फिजिकली अपने आप को कैसे फिट रखते हैं? स्पिरिचुअली कैसे अपने आप को एक्टिव रखते हैं? क्रिकेट मेरा प्यार था। मैंने 14 साल क्रिकेट खेली और उन 14 सालों में बड़ा अच्छा, आसपास के कई 50 किलोमीटर में अच्छा वर्क किया, नाम लिया। लेकिन 2002 में हम छोड़ गए थे और 2003 में आईपीएल आया था। तो ये नहीं है कि ठीक है क्रिकेट अच्छा है, एक समय के बाद समझ आ गया कि जीवन के लिए कुछ अलग करना ही पड़ेगा। तो उसी दौरान इस इंडस्ट्री में आने का मौका मिला था। तो इस चीज के लिए कि किस तरह से फिट रखना है, मुझे लगता है कि मैं भोजन कम करता हूँ और मेरे ज्यादा कोई बड़े शौक नहीं है टेस्ट के लिए। सिंपल भोजन रखता हूँ और ज्यादा मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ कि शायद मैं जेनेटिकली ऐसा हूँ
क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो थे वो भी बिल्कुल स्लिम ट्रिम थे, तो उसका ही असर होगा। ऐसा सच को मैं फॉलो नहीं करता हूँ कोई डाइट प्लान, बस हाँ कम भोजन मेरा है, तो जिस वजह से मेरे अंदर शायद ऐसे ही रहता हूँ। तो आज मैं 51 ईयर्स के ऊपर चल रहा हूँ, ऐसे ही चल रहा हूँ जी। क्या बात है। कम भोजन और मेंटेन, पर आपने बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है, इसमें कोई शक नहीं है। सोचिए ना, अब कोई बंदा या कोई नया 18-19 साल का लड़का जो है वो सोचता है कि वो डायरेक्ट सेलिंग टुडे या डायरेक्ट सेलिंग के बारे में रिसर्च करता है। अब उसको किसी ने प्लान दिखाया तो वो ऑनलाइन जाता है। जब ऑनलाइन जाता है तो उसको नजर आता है कि काफी सारे लोग या तो बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और या बहुत सारी नेगेटिव बातें करते हैं। आजकल तो बहुत सारी मीम्स बनना शुरू हो गई हैं। सच्ची बात तो यह है कि ठीक चीज से ज्यादा मीम्स ज्यादा चलने शुरू हो गए हैं आज की डेट में। तो वो आपके पास आता है और कहता है कि सर आप इंडस्ट्री की जो बात कर रहे हैं वो तो समझ नहीं आता, ऑनलाइन तो कुछ और नजर आता है। कैसे उसे समझाते हैं कि नहीं, जो वो देख रहा है उसका क्या मायने हैं और क्या चीज ठीक है? वो कैसे उसे समझाते हैं कि हाँ इसमें करियर बन सकता है? मुझे ऐसा लगता है सर, लोगों के सवाल एंटरटेन करने से भी ज्यादा है लोगों को उन्हीं के उस क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन करना। क्योंकि जब ये लोग इंडस्ट्री के ऊपर या किसी के ऊपर क्वेश्चन करते हैं तो वही क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि आप कैसा सोचते हैं, तो वो एकदम से ब्लैंक हो जाते हैं। किसी के ऊपर क्वेश्चन लगाना, लांछन लगाना आसान है, लेकिन वही बात कि आपका प्रोस्पेक्टिव क्या है तो वो गायब हो जाते हैं। तो मुझे उसी में आंसर निकलता है। जब उनको पता नहीं लगता कि करियर को आगे कैसे देखना है, उनको पता नहीं लगता कि इसके अलावा लाइफ में करने को है क्या, तो वो खुद ब खुद लाइन में आते हैं, बताओ तो सही है क्या। तो जिस वजह से हमारे लिए काम आसान है। जो लोग क्वेश्चन के आंसर देते हैं वो ट्रैप में जाते हैं, क्योंकि जिसको क्वेश्चन के आंसर लेने में मजा, उसको लगता है कि मैं इंक्वायरी कर रहा हूं, जबकि असल बात है कि खोजने वो अपनी लाइफ को आया है कि मुझे कुछ देखना है, मुझे करियर सेट करना है, मुझे अपने बच्चों या फैमिली के लिए कुछ करना है, मुझे बताओ। वो ये सवाल पूछने की बजाय ये पूछना लग जाता है कि इस इंडस्ट्री में ऐसा कैसा है, वो ऐसे। ये सवाल नहीं है, बात मीम्स की भी नहीं है। हर अच्छी चीज के लिए कुछ ऐसे लोग इंडस्ट्री में हैं जिनको शायद ये तकलीफ है कि अच्छा क्यों है, जिस वजह से वो हर अच्छे इंसान के लिए भी कुछ मीम बना देते हैं। तो उनकी रोटी शायद ऐसे चल जाती होगी। लेकिन जेन्युइन बात यह है कि जब तक किसी चीज की अगर कॉपी करनी है तो किसी पहले वाले को बहुत बेहतर होना पड़ता है, तब उसकी कॉपी या उसके मीम बनते होंगे, उसके अलावा नहीं बन सकते। तो जो नए दोस्त हैं उनके लिए सिर्फ एक ही बात है, क्योंकि जेनजी जो आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है कि ये नहीं तो ये नहीं तो इतने सारे आइडियाज के पीछे बहुत ही कम परसेंटेज है जो लोग अपनी फील्ड में कामयाब हो रहे हैं। और इसीलिए लोगों के दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट इतने ज्यादा है कि लोग जो करियर चुनना चाहते हैं उसमें लंबे समय तक टिक नहीं पाते, कभी ये कभी वो, इस वजह से डिस्टर्बेंस है। तो प्रोसेस ये बोलता है, एक चीज को अपनाने के बाद उसको गहराई में उतरकर जब तक उसके प्रोसेस में वो छोटे छोटे काम, चाहे उसमें अड़चने आए, चाहे उसमें कुछ ऐसा माहौल मिले जिससे उनको रिवर्स जाना पड़ रहा है, ये सहना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोसेस है। अगर वो नहीं सहते तो कभी भी वो उस मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे जहां पर वो पहुंचना चाहते हैं। क्या बात है सुबोध जी। सुबोध जी, आज आपसे बात करके ना 2-3 चीजें बड़ी अच्छी लगी। एक, वो जो मनोवैज्ञानिक तरीके से आप लोगों के बारे में सोचते हैं और उनकी प्रोसेस को समझते हैं कि उनकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। और दूसरा, आपका ये जो तरीका है किसी यंगस्टर को गाइड करने का, आई थिंक ये भी बहुत काबिल तारीफ है। क्वेश्चन तो काफी सारे हैं, बट ये एक टाइम की सीमा है कि हमें एक पॉडकास्ट की सीमा को चलना होता है। और आपको वैसे आपकी 5वीं एनिवर्सरी के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच सर। लास्ट में चलते चलते आपसे क्वेश्चन है, डायरेक्ट सेलर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज इन द सेंस, थोड़ा सा गाइड कीजिए, क्या मैसेज एग्जैक्टली? कि इस इंडस्ट्री का भविष्य क्या है? कोई अगर करियर बनाने के लिए सोचता है कि कितना लॉन्ग टर्म इस इंडस्ट्री में काम किया जा सकता है, क्या ये 2-4 साल का बिजनेस है या ये उससे ज्यादा भी जा सकता है? मैं आपसे, वैसे लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपसे 3-4 मिनट लेना चाहूंगा सर इसके लिए, है ना। तो जब हम ये सोचते हैं कि किसी भी चीज के लिए उसका करियर, तो करियर हफ्ता महीना साल नहीं है। करियर का मतलब है जब मैं रिटायर हूं, उसको ही करियर बोलना चाहिए। जब हम अंग्रेजी की एक कहावत को पढ़ते हैं जिसमें लिखा है कि डिसीजन मेक्स डेस्टिनी, कि आपके द्वारा लिए जाने वाले जो फैसले हैं वो आपका भाग्य तय करते हैं। तो फैसला किस चीज का लेना है? कि मुझे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है।
एक फैसला, आपने हमें बताया कि मैंने अब ये चीजें छोड़ दी और मैं अपने आप को मेंटेन कर रहा हूँ, ये फैसला। अब मैं अच्छा इंसान बनूंगा, ये फैसला। मुझे पर्टिकुलरली डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक कार, एक बढ़िया घर, एक अच्छी सी इनकम जनरेट करनी है और मेरे को एक वैल्यूड पर्सन बनना है। ये डिसीजन मेक्स डेस्टिनी, जिसने इस कहावत को बनाया होगा, उसने शायद ये बताया ही नहीं कि डिसीजन लेने के बाद डेस्टिनी कैसे बनती है। जब हम बैठते थे तो हम ये इसके ऊपर सोचते थे कि किस तरह से कोई इंसान डिसीजन लेकर वो डेस्टिनी में ले जाता है, ये भाग्य कैसे बन जाता है। तो कोई भी डिसीजन, उसमें आप डिसीजन में कुछ भी रख लीजिए, चाहे आप अपनी कामयाबी रख लीजिए, अपनी सेहत ठीक करने के लिए, या अच्छा नाम या पढ़ाई, जो भी आप रखना चाहे। तो ये भाग्य कैसे बदलेगा, उसके लिए जेन्युइन प्लेटफॉर्म चाहिए जो ज्यादातर लोगों को नहीं मिल पाता है। बहुत अच्छे गायक बसों में खत्म हो जाते हैं, बहुत अच्छे गली क्रिकेट वाले वहीं रह जाते हैं ना। तो जब तक प्लेटफॉर्म नहीं है तब तक उस जगह पर पहुंचना मुश्किल है। अच्छा, तो क्या डायरेक्ट सेलिंग यानी कि एफएलजेस में आकर हमारा भाग्य बन जाएगा? हमने इतने के प्रोडक्ट ले लिए कि यहाँ पर हमने जो डिसीजन लिया, तो क्या हम इससे वो कामयाबी हासिल कर लेंगे जो आप बोल रहे हैं? तो जो डिसीजन है वो किस चीज के लिए है? तो सबसे पहली बात आएगी कि मुझे अपने जीवन में बदलाव चाहिए। मैं अपनी बॉडी को शेप रखना चाहता हूं, मैं अपनी लाइफ में शेप रखना चाहता हूं, या मेरे को अपने करियर में शेप चाहिए। ये बदलाव, चेंज के लिए डिसीजन लेना है। जो इंसान चेंज के लिए डिसीजन लेगा, डेफिनेटली उसके प्रोसेस के अंदर कुछ थोड़ा सा हमें ऐसा महसूस होता है कि उसके अंदर क्रांति, जिसको रेवोल्यूशन बोलते हैं, वो आना जरूरी है। क्योंकि बिना क्रांति के कोई बंदा चेंज नहीं ला सकता, और क्रांति कोई हफ्ते महीने की नहीं होती, वो एक जर्नी है, वो प्रोसेस है। जब ये चेंज वाला इंसान उस प्रोसेस में, क्रांति के प्रोसेस में जाएगा, तो डेफिनेटली एक चीज है, वहां पर सेक्रीफाइस होते हैं, यानी कि बलिदान देना पड़ता है। यहां पर अगर ये प्रोसेस पूरा हो जाता है, तब ये डिसीजन डेस्टिनी में जाती है, जो बलिदान देने को तैयार है। इस रेवोल्यूशन के में ये चेंज आता है। बोलने वाला चाहता है भाई मेरे को अपनी लाइफ में गाड़ी चाहिए, लेकिन वो सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता, वो उसके अंदर क्रांतिकारी विचारों के साथ उतरना नहीं चाहता, लेकिन वो चाहता है मेरा भाग्य बदल जाए। ये पॉसिबल नहीं है, इस इंडस्ट्री को छोड़ के कहीं पर भी नहीं है। जब भी किसी इंसान को बदलाव चाहिए, उसको इस प्रोसेस में उतरना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये 18 साल छोड़िए, किसी भी उम्र, किसी भी पढ़ाई वाला, कोई भी इंसान जो चाहे सिंपल से बढ़िया लाइफ वाला है, हर इंसान को अगर इस प्रोसेस में आ जाता है, तो वो डेफिनेटली इस इंडस्ट्री के अंदर अपना भाग्य बना सकता है। बहुत खूबसूरत आइडिया है आपका। फ्रॉम डिसीजन टू डेस्टिनी वाया प्लेटफॉर्म थ्रू सेक्रीफाइस। और सही मायने में तो मुझे लगता है हमारे जो ये पॉडकास्ट होगा ना, उसका टैगलाइन भी हम इसी से लेके चलेंगे कि डिसीजन टू डेस्टिनी करके। आई थिंक बहुत ही खूबसूरत आइडिया है, और मुझे लगता है कि इसके ऊपर अगर हम जितनी भी चर्चा करें, ये तो मतलब, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन आएगा कि इसको स्टेप्स क्या लेके जाने हैं, इसको फॉलो कैसे करना है, इसमें जब करेक्शन होगी, कोई गलतियां होंगी तो उसे ठीक कैसे करना है। मुझे लगता है ये तो अपने आप में पूरा एक किताब का मटेरियल है जो आपने रेडी कर रखा है, फ्रॉम डिसीजन टू डेस्टिनी करके। तो मुझे लगता है ये आप ही की सेइंग होगी, आपने शायद किसी और को क्रेडिट दे दिया है। दोस्तों, ये सुबोध जी थे जिन्होंने ये साबित किया कि डिसीजन से डेस्टिनी बन सकती है, प्रोवाइडेड कि आप एक सही प्लेटफॉर्म चुने और उस प्लेटफॉर्म के लिए वो करने के लिए तैयार हो जो उस प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है। ये समझिए, जो आपका खुद का डिसीजन था, आप उसके लिए क्या करने को तैयार हैं। इसके साथ हम इस पॉडकास्ट के एंड पे आते हैं और धन्यवाद देते हैं सुबोध जी के टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच सुबोध जी फॉर कमिंग ऑन अ शो। थैंक यू सो मच राहुल सर, आपने एफएलजेंस एरा एवोल्यूशन के तौर पे मुझे यहाँ पर इनवाइट किया अपने विचार देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।